भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा गोंदिया जिले के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने स्किल इंडिया से कितने रोजगार मिले, ये मुद्दा संसद में उठाया। स्किल इंडिया योजना बनी सफेद हाथी। क्वेश्चन नंबर 83 डॉक्टर प्रशांत यादव राव पंडोले। बड़ी आपकी किस्मत है, बहुत बोलते हो संसद में। माननीय सदस्य, लोगों का आशीर्वाद। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा के पटल पे प्रस्तुत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपका आशीर्वाद है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी यह बताने की कृपा करें, स्किल इंडिया डिजिटल पहल का ब्यौरा और इसके उद्देश्य क्या है। क्या उक्त पहल से देश में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचों को अपनाए जाने को बढ़ावा मिलने की संभावना है और इससे उद्योग में किस प्रकार की सहायता मिलने की संभावना है। इससे नागरिकों को होने वाले संभावित फायदों का ब्यौरा क्या है। सभापति जी, ये स्किल इंडिया डिजिटल हब, ये 13 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी और आप अनुमान लगाइए कि बहुत अल्प समय में ही अब इस पोर्टल पे 1,30,00,000 लोग पंजीकृत हो गए हैं। जो कौशल विकास की हमारी 3 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, तीनों के तीनों पूरी तरह से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के सहयोग से अब स्किल इंडिया डिजिटल हब एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको एक दर्जा दिया गया है और इंडिया स्टैक में शामिल किया गया है। इसका अर्थ ये निकलता है कि पूरा जो इकोसिस्टम है, जो हमारी सारी स्कीम्स हैं, वो सब पूरी तरह से विजिबल इस वेबसाइट पे है। ये वेबसाइट eKYC इनेबल्ड है और अनेक जो सरकार के पोर्टल्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी पे भी हम तेजी से काम कर रहे हैं, जैसे कि PM गति शक्ति, अपार से इसका लिंकेज है, श्रम जिसमें 30 करोड़ जो पंजीकृत हो चुके हैं वो डेटा भी अब स्किल इंडिया डिजिटल हब के साथ शेयरिंग हो रहा है। तो बहुत बड़ा व्यापक इसका दायरा है। मैं सभी माननीय सदस्यों को भी, सांसदों को भी इन्वाइट करता हूं कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि GIS इनेबल्ड है। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी संस्थाओं में लाइव कहाँ क्या कौशल विकास का कार्यक्रम चल रहा है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। आप सब सहयोग करें, इसको ट्रैक करें। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर, क्या सरकार इस पहल के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जैसे स्टाइपेंड प्रदान कर रही है? यदि हाँ, तो अब तक कितने लाभार्थियों को यह सहायता मिली है? एवं सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि इस पहल के तहत प्रशिक्षित युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां मिलेंगी, न कि केवल सर्टिफिकेट मिलेंगे? माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने कहा ना कि केवल सर्टिफिकेट मिलेंगे। मैं अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहूँगा। हमें वैल्यू करना पड़ेगा कौशल विकास के कार्यक्रमों को। सभी जो लाभार्थी हैं, जो युवा है, जो युवा शक्ति देश की है, उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा कि वो अपने आप में निवेश करें, अपने आप में विश्वास करें और अपने आप को विकसित करें। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है उसमें हम स्टाइपेंड इंडस्ट्री को सपोर्ट के थ्रू देते हैं। 1500 रुपये हर महीने दिया जाता है। DBT के माध्यम से सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है और वो पूरी तरह से स्किल इंडिया डिजिटल हब पे विजिबल है, उसी के थ्रू पेमेंट हो रहा है। थैंक यू।
सऊदी अरब ने हज यात्रियों के साथ बच्चों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ के हज और उम्रा मंत्रालय ने हज यात्रा को लेकर कई नए नियमों की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि हज यात्रा के दौरान बच्चों को तीर्थ यात्रियों के साथ जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस फैसले का मकसद बच्चों को सुरक्षित रखना और वार्षिक यात्रा के दौरान अत्यधिक भीड़ से उन्हें बचाना है। इसके अलावा सऊदी अरब ने पहली बार हज यात्रा करने वाले लोगों को कुछ प्राथमिकताएं दी है। पहली बार यात्रा करने वाले लोगों को पहले यात्रा कर चुके हज यात्रियों की तुलना में कुछ वरीयताएं दी गई है। सऊदी सरकार का ये फैसला हज के दौरान अत्यधिक भीड़ को कम करना है। सऊदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि नए नियमों का मकसद नए तीर्थ यात्रियों के लिए हज यात्रा को आसान बनाना, पवित्र स्थल पर भीड़ को कम करना है। इसके अलावा हज और उम्रा मंत्रालय ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने और हज यात्रा के दौरान ऑपरेशनल उपायों को आसान करना है। भंडारा जिले में महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू हो रही है। इस परीक्षा में जिले के 65 केंद्रों पर 17,060 विद्यार्थी शामिल होंगे। नकल मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए 9 पर्यवेक्षण केंद्र नियुक्त किए गए हैं। इस बार शिक्षा विभाग के साथ साथ राजस्व व पुलिस प्रशासन ने भी नकल मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और शिक्षा अधिकारियों की देखरेख में 30 भरारी पथक परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी गड़बड़ी की शिकायत के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। आपातकालीन स्थिति में 112 नंबर डायल कर सूचना दी जा सकती है। जिले में 21 संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर विशेष टीमें तैनात रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रश्न पत्रों के सीलबंद पैकेट विद्यार्थियों के सामने वीडियोग्राफी के साथ खोले जाएंगे। उच्च अधिकारी बिना पूर्व सूचना के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की दूरी तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षा कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रशासनिक व फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। सभी परीक्षार्थियों की गहन जांच होगी। छात्राओं की जांच महिला शिक्षक करेगी। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र सलामे ने बताया कि जिले में परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए पूरी योजना बनाई गई है और नकल मुक्त परीक्षा कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। गोसेखुर्द परियोजना के तहत खापरी गांव के 36 परिवारों पर अन्याय हुआ है, ऐसा आरोप करते हुए पीड़ित ग्रामस्थों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 6 फरवरी से अनशन शुरू किया था, जिसमें ग्रामस्थों ने 2017 में VIDC एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत कार्यालय पदाधिकारियों ने 436 संपत्ति धारकों की जगह 225 संपत्ति धारकों का प्रस्ताव भेजकर कई परिवारों पर अन्याय करने का आरोप लगाया था। 9 फरवरी को रात के समय 3 अनशनकर्ता महिलाओं की तबीयत बिगड़ गयी, जिसके पश्चात प्रशासन ने संज्ञान लेकर दूसरे दिन अनशनकर्ताओं की मांगे पूरी करने का लिखित आश्वासन देते हुए 10 फरवरी को उनका अनशन छुड़वाया। गोसेखुर्द परियोजना के तहत प्रभावित खापरी गांव का पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण का निर्णय वर्ष 2009 में लिया गया, किंतु सुधारित प्रस्ताव वर्ष 2017 में भेजा गया, जिसमें VIDC एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत कार्यालय पदाधिकारियों ने 436 संपत्ति धारकों की जगह 225 संपत्ति धारकों का प्रस्ताव भेजकर कई परिवारों पर अन्याय किया। अब जब पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हुई तो 36 संपत्ति धारकों ने न्याय के लिए बार बार प्रशासन को ज्ञापन देने पड़े, ऐसा अनशनकर्ताओं का कहना था, किंतु प्रशासन की अनदेखी के कारण आखिरकार अपनी कुछ मांगों को लेकर 36 परिवार के कुछ सदस्य 6 फरवरी को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे हैं। अनशन के चौथे दिन 3 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें रात को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया, जिसके पश्चात प्रशासन ने संज्ञान लेकर दूसरे दिन अनशनकर्ताओं का अनशन छुड़वाया। अनशन छुड़वाते समय उप विभागीय अधिकारी गजेंद्र पाल पांडे, गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति के एजाज अली सैयद, प्रहार के पूर्व जिलाध्यक्ष अंकुश वंजारी प्रमुखता से उपस्थित थे। उप जिला अस्पताल में 10 फरवरी को जिला स्तरीय हाथी पांव रोग निर्मूलन मुहिम का शुभारंभ डॉक्टर शशिकांत शंबरकर, उप संचालक स्वास्थ्य सेवा नागपुर ने IDA की दवा का सेवन कर शुभारंभ किया। इस समय जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सोमकुंवर, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम, डॉक्टर कलाम शेख, SP आकरे, चंद्रमणि मेश्राम, अनिल बनकर उपस्थित थे। गोंदिया जिला परिषद के 4 विषय समितियों के सभापति पद के लिए 10 फरवरी को जिला परिषद सभागृह में चुनाव कराए गए, जिसमें चारों विषय समिति सभापति पद पर भाजपा के उम्मीदवार चुने गए। विजयी उम्मीदवारों को 39 मत मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवारों को 13 मत प्राप्त हुए। भाजपा के जिला परिषद सदस्य चतुर्भुज बिसेन ने मतदान में भाग नहीं लिया। जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव की तरह सभापति पदों के चुनाव में भाजपा की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक भी सभापति पद नहीं दिए जाने से पार्टी को
को झटका लगा है। हालांकि मतदान से पूर्व ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस ले लिए गए। सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सदस्यों ने महायुति के पक्ष में मतदान किया, जिसके फलस्वरूप सभी सभापति पदों पर भाजपा के सदस्य निर्वाचित घोषित किए गए। सभापतियों में गोरेगांव तहसील के डॉक्टर लक्ष्मण भगत, गोंदिया तहसील की दीपा चंद्रिकापुरे, अर्जुनी मोरगांव तहसील की पूर्णिमा ढेंगे एवं तिरोडा तहसील की रजनी कुमरे का समावेश है। यह सभी भाजपा के सदस्य है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से विषय समिति सभापति पद के लिए नेहा तुरकर, किरण पाधी एवं जगदीश पावनथड़े ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, लेकिन मतदान से पूर्व ही सभी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। कांग्रेस की ओर से समाज कल्याण विषय समिति सभापति पद के लिए उषा सहारे, महिला एवं बाल कल्याण समिति के लिए विमल कटरे एवं अन्य 2 समितियों के लिए जितेंद्र कटरे एवं छाया नागपुरे ने नामांकन दाखिल किए थे। अब विषय समितियों के विभाग वितरण के समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष को कौन सा विभाग दिया जाता है, इसकी ओर सबकी नजरें लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी युतीच्या उमेदवार म्हणून मी निवडून आलो। 39 मते मला मिळालेले आहेत आणि त्यांना सगळ्यांना 39 मते दिल्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो आणि त्यांचे जे कामं उरलेले आहेत बाकी ते कामं पूर्ण करण्यासाठी मी तत्पर तयार राहीन आणि आपल्या माध्यमातून अनेक कामं त्यांचे होतील। आणखी एक विषय असा आहे की समाज कल्याण, बाल कल्याण आणि शिक्षण विभागातर्फे आणि बांधकाम, बाल विकास आणि पशुसंवर्धन हे ज्यांचे कामे रुकलेले आहेत ते कामं पूर्ण करण्याच्या मी तत्पर तयार राहीन असे मी त्यांना ग्वाही देतो आणि तुमच्या समोर ग्वाही देऊन आपले 2 शब्द समाप्त करतो। जय हिंद, जय भारत। बाल महिला कल्याण या पदी माझी निवड झालेली आहे। काय योजना आपण राबवणार आहात पुढच्या 40 वर्षांमध्ये महिलांसाठी? ज्याही काही महिलांच्यासाठी ज्या योजना असतील आणि बाल कल्याण याच्यामध्ये ज्याही योजना येतील त्या मी तळागाळापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करेन। मोहाड़ी तहसील के ग्राम सालेबुज में ग्राम पंचायत प्रशासन की ओर से टैक्स वसूली अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संपत्ति धारकों ने टैक्स नहीं भरने पर जब्ती की कार्रवाई करने का आदेश पंचायत समिति ने दिया है। मोहाड़ी पंचायत समिति के गुट विकास अधिकारी DB हरिणखेड़े, विस्तार अधिकारी BK बोदले के आदेश के अनुसार तहसील में 100% मकान टैक्स वसूली करने का लक्ष्य दिया गया है। इसी के तहत सालेबुज में ग्राम पंचायत सीमा में आने वाले घर टैक्स की वसूली करने के लिए ग्राम पंचायत की टीम ने अभियान शुरू किया है। मोहाड़ी पंचायत समिति को 7 करोड़ रुपए का टैक्स वसूलना है। अभी 40% वसूली हुई है और टैक्स वसूली के तहत मांडेसर, खुटसावरी एवं अन्य ग्राम पंचायत में जब्ती की कार्रवाई की गई है। मोहाड़ी तहसील में बड़े पैमाने पर अनाधिकृत संपत्ति है, जिस पर अब तक कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन जल्द ही जुर्माने के साथ संपत्ति टैक्स लगाया जाएगा। भंडारा से रायपुर की ओर जा रहे मैग्नी से लदे ट्रक क्रमांक MH40 CT 2255 का संतुलन बिगड़ने से बड़ा हादसा हो गया। हाईवे 53 पर ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गया, जिससे चालक अनिल वरकड़े की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कादा पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। हादसे में ट्रक चालक की छाती में लकड़ी घुस गई थी, जिसे निकालना बेहद मुश्किल था। पुलिस कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए आरी की मदद से लकड़ी काटकर चालक को बाहर निकाला और तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बचाव कार्य में पुलिस नायक विकास जाधव, पुलिस सिपाही अमोल वाघ और चालक अमित काले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी तत्परता और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की जा रही है। BS क्राइम इंडिया न्यूज की टीम पुलिस कर्मियों की कार्यशैली को सलाम करता है और उनकी बहादुरी की सराहना करता है। इस हादसे ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और समर्पण को उजागर किया है। साइबर अपराधी तकनीक में निपुण होते हैं, उनकी तुलना में पुलिस प्रणाली तकनीक के मामले में पीछे है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने कहा, यदि तकनीक के जानकार लोग और युवा मिलकर काम करें तो अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है और नागरिकों को साइबर फ्रॉड से बचाया जा सकता है। वह IIM में आयोजित एक प्रौद्योगिकी प्रस्तुतिकरण में बोल रहे थे। साइबर अपराध बढ़ रहा है, इसलिए इसका समाधान ढूंढने और इसे नियंत्रित करने के लिए एक साइबर हैक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों ने दिन रात मेहनत करके ऐसे उपकरण बनाए जो नकली समाचार फैलाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, डार्क वेब पर अश्लील सामग्री के प्रसार, मशहूर हस्तियों और भारतीय सरकारी अधिकारियों के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी और एयरलाइनों को नकली बम धमकी देने के लिए VPN और TOR जैसी प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से निपटने में मदद करते हैं। CP ने कहा, इससे साइबर अपराध पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। साइबर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस आयुक्तालय ने साइबर हैक प्रतियोगिता
प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिता के लिए एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, एडवांटेज विदर्भ, VNIT, IIM और इनफेड डिकोड ने सहयोग किया। साइबर हैकिंग प्रतियोगिता के लिए देश भर से 592 टीमों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 234 टीमों के प्रतियोगियों ने विभिन्न उपकरण बनाए और प्रस्तुत किए। इनमें से 20 टीमों का चयन अंतिम दौर के लिए किया गया है। मी नागपूर पोलीस आणि विशेषतः आमच्या आयुक्तांचं मनापासून अभिनंदन करतो की एक अतिशय चांगला हा कार्यक्रम हॅकॅथॉन सायबर हॅक या ठिकाणी त्यांनी ऑर्गनाइज केला आणि 5 प्रकारचे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट फ्रेम केल्यानंतर ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की जवळपास 600 एंट्रीज त्याच्यावर आल्या। त्याच्यातनं 20 टीम्स शॉर्टलिस्ट केल्या आणि आज त्यातल्या 3घांना आपण या ठिकाणी पुरस्कार दिलेला आहे। या तिन्ही टीम्सचं मी अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी मेहनत करून अतिशय चांगले सोल्यूशन्स या ठिकाणी काढले। शिवसेना नेता शेखर कोतपल्लीवार ने क्षेत्र की जन समस्याओं को हल करने के लिए 10 फरवरी सोमवार को आंदोलन करने का नोटिस प्रशासन को दिया था, जिसके अंतर्गत 52 पुल के ऊपर से छलांग नदी में लगाने का उल्लेख था। सोमवार सवेरे 11 बजे नाका डोंगरी के प्रमुख मार्ग पर कार्यकर्ताओं का और आम जनता का आंदोलन में भाग लेने के लिए जमा होना शुरू हो गया। पुलिस प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी समय पर नाका डोंगरी पहुँचे। आंदोलन उग्र रूप धारण करे, इसके पूर्व ही अधिकारियों ने शिवसेना नेता शेखर कोतपल्लीवार और उनके समर्थक आंदोलनकारियों से चर्चा करना शुरू कर दी। अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया कि महाशिवरात्रि के पूर्व राजापुर से नाका डोंगरी अधूरा सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जाएगा। कच्चा रपटा बेहतर बनाया जाएगा। नदी पर नए पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पाथरी से कौलेवाड़ा सड़क की मरम्मत की जाएगी। आंदोलनकारियों ने कहा कि यदि वादा पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन फिर किया जाएगा। आंदोलनकारियों के साथ हुई चर्चा में तहसीलदार मोहन टिकले, थानेदार शरद शिवाड़े, लोक निर्माण विभाग के अभियंता वैभव वासनिक, वनपाल धर्मपाल यादव ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र का जन समुदाय एवं शिवसेना कार्यकर्ता, लोभी उप सरपंच अशोक जगनिक, नाका डोंगरी उप सरपंच विजय राउत, प्रफुल्ल गुप्ता, पारधी, जितेंद्र सरिया, कमलेश राठौर, सोहन धुर्वे, श्यामू बुरखे, शिवा शेंद्रे, राजू शहारे, कुंदन बिटलाय, अमित शहारे एवं उनके सहयोगी कार्यकर्ता उपस्थित थे। जानबूझकर ये बात बोला क्योंकि आपको इसके अलावा और कुछ बोलने का आता नहीं। अरे छोड़िए, और इसीलिए बस ये इनको यही ऐसी टुच्ची बातें करने के अलावा कोई उनको मालूम नहीं है। हमारे पुरातन जो इतिहास में था ना कि पूरे विश्व को मतलब हमारे भारत के ओर एक सोने की चिड़िया के तौर पर देखती थी, तो हमारे भारत को आवर कंट्री शुड बिकम ग्रेट अगेन। दैट इज व्हाट Prime Minister Modi has started in 2014 itself, and that is why we are seeing so many different sectors जहाँ पर हम लोग विदेशों के भरोसे ही हमारी पूरी इकोनॉमी चलती थी। एक ज़माना ऐसा था कि हम लोग करीब करीब सभी चीज़ें बाहर से मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट बहुत सामान्य होते थे, बहुत ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट होते थे। उसके अलावा हम कुछ विश्व में भेज नहीं पाते थे। क्वालिटी हमारी पुअर थी, हमारी क्या बोलते हैं इकोनॉमी में उतनी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं थी। आज जिस तरह से हमारे देश से हम हर तरह का एक्सपोर्ट कर पाते हैं, एक्सपोर्ट के अलावा हमारे देश के भीतर आज आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, डिफेंस जैसे क्षेत्र में जहां पर हम लोगों को बम बारूद के अलावा एक्सेप्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अलावा हमारे पास कोई या HAL की एक बेसिक असेंबली की टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ नहीं था, आज हम लोग हमारे R&D के साथ बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और विश्व में आज एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और यही बात को आप अगर आगे बढ़ाकर देखें तो देश कब आगे बढ़ेगा? जब देश में हम लोग कनेक्टिविटी लाएंगे, देश को एक करने का काम करेंगे। भारत कोई छोटा भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। भारत में बहुत विभिन्न हमारी जाति है, धर्म है, बोली है, हमारे अलग अलग प्रांत है, रीजन्स है।
ये सारे लोगों को जोड़ने का काम जब तक हम सही तरह से नहीं करेंगे तो भारत को भी हम एक नहीं कर पाएंगे और भारत का विकास जिस तरह से बैलेंस्ड हमको डेवलपमेंट चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए पूरा जो फोकस रहा है पिछले 11 सालों में, 10 साल से ज़्यादा, अभी 11वां चल रहा है, कि भारत को पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट देना पड़ेगा। और कोई भी देश जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्ट नहीं होगा वो जब तक वो देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी इक्विटेबली पूरे देश में नहीं हो पाती है। एंड दैट इज व्हाई द प्रोग्राम्स टू बिल्ड हाईवेज and now super highways, we are building them across the length and breadth of the country. The other day when the finance minister was speaking, the Chenab bridge came into her speech. The Chenab bridge may be just one bridge, but it is symbolic of the achievements of the entire nation. It instills a sense of pride and confidence and connectivity with the rest of the country. कि आज चनाब के ऊपर ब्रिज बनके कश्मीर को जोड़ा जा रहा है, कल हो सकता है कि ओडिशा में भी कोई पिछड़ा हुआ कोई जिला हो या महाराष्ट्र का या कोई भी और जगह का कोई पिछड़ा हिस्सा हो, उसको ये अपेक्षा अब हो गई है, उसकी उम्मीद जागृत हो गई है कि मुझे भी भारत के मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जाएगा। और जब तक हम पूरे देश को मेन स्ट्रीम के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हम लोगों का इक्विटेबल ग्रोथ और विकास नहीं हो पाएगा। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ये देना चाहूँगा कि उन्होंने रोड कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ध्यान दिया, उन्होंने पोर्ट्स के मामले में अभी, और हम महाराष्ट्र के लोगों को तो बहुत गर्व होना चाहिए कि वाधवान का पोर्ट मुंबई के और ऊपर के हिस्से में जो बन रहा है, पूरे देश का सबसे बड़ा पोर्ट भारत सरकार के माध्यम से बनाया जा रहा है। 76,000 करोड़ रुपए की वो योजना प्रधानमंत्री जी ने उसका फाउंडेशन स्टोन नींव डाली है, एंड दैट विल कैटapult the western coast and our port infrastructure to a next level. And it is a great thing that today ports are being given this priority. And port does not mean just एक बंदर बन गया, पोर्ट के साथ बहुत सारा पेरिफेरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, पोर्ट के साथ वहाँ की टाउनशिप्स बनती है। और ये पोर्ट जो मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ एक उदाहरण के तौर कह रहा हूँ, और भी पोर्ट्स का भी वही मामला है। आज वो एक ट्राइबल एरिया में वो पोर्ट बन रहा है, कल उसका आजू बाजू का जब विकास होगा तो वहाँ पर कोई पिछड़ापन रहने वाला नहीं है, उनके विकास के साथ देश का भी विकास होने वाला है। और इसीलिए आज पोर्ट हो, रोड्स हो, अभी एयरपोर्ट्स के बारे में, उड़ान स्कीम के बारे में भी कुछ कहूँगा, क्योंकि मैं इस विभाग का, सिविल एविएशन का भी मंत्रालय मैंने 8 साल संभाला है, कि जिस तरह से एक नई दिशा दी जा रही है। हमारे सरकार में जब हम थे तब 75 एयरपोर्ट तक हम पहुँचे थे, आज अल्प से 10 साल के समय में 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट तक हम पहुँच जाते हैं। और एक एयरपोर्ट केवल एक रनवे नहीं होता है, वो उस क्षेत्र की उमंग, अपेक्षा और उसकी उम्मीदों को ऐसा जगाता है। वहाँ पर बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, कोई भी बाहर का व्यक्ति हो, वो आसानी से जब पहुँच सकता है तो वहाँ पर उद्योग आते हैं, वहाँ पर दूसरी आर्थिक गतिविधियाँ होती है, वहाँ टूरिज्म बढ़ता है। आज बहुत सारे ऐसे हमारे दुर्गम इलाके हैं कि जहाँ पर हमारे पास इको टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म है। जब वहाँ पर व्यक्ति पहुँचता है तो उसको भी लगता है कि नहीं, बहुत आसानी से मैं आ गया, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी और भी होती है। तो ये कनेक्टिविटी के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी ने रेलवेज का, मैंने वो ब्रिज का उदाहरण दिया, आज पूरे जगह पर जिस तरह से गति से रेलवेज, देखिए पहले हमको लगता था कि डिस्टेंस पार करना होगा तो केवल हवाई जहाज से ही हम जल्दी पहुंच पाएंगे। अब सड़कें हैं, सड़कों के अलावा आज रेलवेज में वंदे भारत ट्रेन्स, जिस तरह से वहां पर लोगों को अब एक आदत लगती जा रही है
किसी को नहीं लगता कि मैं आगरा हवाई जहाज से जाऊं, किसी को लगता नहीं कि मैं ग्वालियर हवाई जहाज से जाऊं, किसी को, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं लखनऊ वंदे भारत से चले जाऊं, मुंबई से लोग नासिक और शिरडी जाते हैं, अब वंदे भारत से जाते हैं। तो ये आखिर एक प्रगति का चिन्ह है। बुलेट ट्रेन जब शुरू होगी, बहुत सारी लोगों ने उसके बारे में अलग अलग बात की, बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है, बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है। क्या आपको अपने देश को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं है? क्या आपके देश में अगर बुलेट ट्रेन चलेगी तो आपके मन में गर्व नहीं होगा? तो ये बात आज एक देश का, एक प्रगति का अगर एक सिलसिला जारी है तो उसमें सभी लोगों को स्वागत करने की जरूरत होती है। मैं बिल्कुल, और इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आज हमारा एनर्जी पे कितना फोकस है। एक जमाना था पावर प्लांट लगाने के लिए हमारे मित्र के पास जाकर मांगना पड़ता था, भाई हमको मंजूरी दे दो, मंजूरी दे दो। उन्होंने कितने साल तक कितने पावर प्लांट को, कि इस देश के कितने लोगों की उम्मीदों को, उद्योगों को तरसाया है, ये मैं उसका खुद उदाहरण हूं। अरे छोड़ो छोड़ो, तो इसके अलावा कुछ बोलना आता ही नहीं है, इसके अलावा आपको कुछ बोलना आता ही नहीं है। अरे छोड़ो, नवी मुंबई का एयरपोर्ट जो आज बनने जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये केवल आपकी मेहरबानी से हुआ है डिले। मुझे क्या बता रहे हो? अरे छोड़िए, मैं जानबूझकर ये बात बोला क्योंकि आपको इसके अलावा और कुछ बोलने का आता नहीं। अरे छोड़िए, और इसीलिए बस ये इनको यही ऐसी टुच्ची बातें करने के अलावा कोई इनको मालूम नहीं है। टुच्ची बातें करते हो, कुछ आपके मन में जज्बा नहीं है, जो सच्ची बातें सुनने का जज्बा नहीं, औकात नहीं। छोड़िए, आज जिस तरह से पावर प्लांट्स, जिस पुरानी टेक्नोलॉजीज वो थी, आज एक नए युग में हम जा रहे हैं। पूरा विश्व देखिए, आज सोलर एनर्जी है, कितनी बड़ी मात्रा में हमारे देश में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को हम हार्नेस कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन की कितनी बड़ी डेवलपमेंट हमारे देश में हो रही है। आज इथेनॉल हमारे पेट्रोल में, और आज 20-20% तक हम लोगों को मिक्सिंग का अब मौका मिला है। और इथेनॉल केवल एक आप फ्यूल के हिसाब से ही मत छोड़िए, आज फार्मर्स को, किसानों को कितनी बड़ी मात्रा में इथेनॉल के वजह से वहां पर उनको एक प्रोडक्टिव फार्मिंग का मौका मिला है। मैं अपने क्षेत्र में मैं देखता हूं ना कि एक जमाने में इथेनॉल के लिए खाली हम शुगर केन की बात करते थे, उसका में से कन्वर्ट करो जूस से। आज मक्के से इथेनॉल बनता है, राइस से इथेनॉल बनता है, ब्रोकन राइस जो हमारा अदरवाइज वेस्ट होता था, उससे आज प्रोडक्टिवली हम इथेनॉल बना रहे हैं। उसका फायदा किसको मिल रहा है? इस देश के किसानों को मिल रहा है। उनको ज्यादा उनकी उपज का दाम मिल रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसका असर हो रहा है, पॉजिटिव असर हो रहा है। तो ये सब बातों को कहीं ना कहीं हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भारत बदल रहा है। और आज अगर आप सोचेंगे कि फूड सिक्योरिटी के मामले में, मैं कह रहा था ना कि रोटी कपड़ा मकान ही एक हमारा मूल मंत्र था, वो जमाना बदल गया। मकान, 4 करोड़ मकान बन चुके हैं, 4 करोड़ मकान अगले 5 साल में बनने वाले हैं। जरा बताइए, विश्व में कोई भी ऐसा देश हो, कितना भी प्रगतिशील हो, इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया और कैसे सॉल्व कर पाए हैं, ये भी हम लोगों को कहीं ना कहीं कबूल करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आज फूड सिक्योरिटी, 80 करोड़ लोगों को 3 साल से और अगले 5 साल की गारंटी ये मोदी साहब ने दी है कि जिसको किसी को भी आज भूखे पेट इस देश में अब सोना नहीं पड़ेगा, ये बात की खबरदारी ली गई है। मैं थोड़े समय इतना ही कहूंगा कि आज मिडिल क्लास के बारे में, बजट में डायरेक्ट टैक्सेशन में मिडिल क्लास को जिस तरह से पहली बार जो यहां सम्मान दिया गया, क्योंकि आज तक ऐसा ही होता था कि सभी वर्गों को कुछ ना कुछ दे दो, लेकिन मिडिल क्लास ऐसा था कि परेशानी से
एक और महंगाई की परेशानी होती थी, एक और उनकी बढ़ती हुई एम्बिशन और उनके आकांक्षाओं की बात आती थी, और वो सैंडविच हो जाते थे। उनके लिए ना इधर का रास्ता था ना उधर का रास्ता था, सीमित आय में उनको अपना जीवन गुजारना पड़ता था। आज 1 लाख रुपया महीने की सामान्य इनकम बहुत मिडिल क्लास के लोगों को भी है, और 1 लाख रुपए की इनकम तक आप 80,000 रुपये तक आपको फायदा प्रति सालाना एक मिडिल क्लास फैमिली को हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि 80,000 में कितने लोगों की EMI गाड़ी की, घर की या अन्य वस्तुओं की एक साल में वो कर सकते हैं। आज इन्फ्लेशन की बात करते हैं आप लोग, तो ये इन्फ्लेशन के प्रति सामने एक हेज के तौर पर भी ये टैक्सेशन का फायदा हो रहा है। और इसीलिए मेरे को वक्त इधर से है, बीजेपी से, यहां से, और इसीलिए आपके पास तो वक्त बचा ही नहीं है, या तो वक्त ही वक्त है, समझ जाओ इशारा, ये वक्त ही नहीं है आपके पास, या वक्त ही वक्त है। और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा अंत में कि भारत की एक जो सफर है हमारा, ये सुहाना सफर है, और ये सुहाना सफर करने के लिए भी नेतृत्व वैसा ही दमदार और शानदार चाहिए। आज मोदी जी के माध्यम से ये हमारे देश को प्राप्त हुआ है, और इसलिए हम और आप उनके सबके प्रयास में आपका साथ जोड़ दीजिए, तो देश आगे बढ़ेगा, और आपको भी थोड़ी बहुत तसल्ली मिलेगी कि हमने देश के लिए कुछ हमारा भी योगदान रहा है। आपको इतना ही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत, आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। ने कराटा खुर्द में शराब अड्डे पर छापेमारी की और 200 किलो सड़वा महुआ और अन्य सामान सहित कुल 32,000 रुपए का माल जब्त किया। आरोपी सुभाष शामराव खंगार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बिना अनुमति के रेत चोरी करने वालों पर तुमसर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5,06,000 रुपए का माल जब्त किया। आरोपी का नाम माड़गी निवासी ज्ञानेश्वर भद्दू नवदेवे, उम्र 39 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वृद्ध को खाने के दौरान लाठी से मारकर घायल करने की घटना सानगढ़ी में घटी। फिरियादी सानगढ़ी निवासी मधुकर डोमाजी बावनकर, उम्र 70 वर्ष है। शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मोपेड से जा रही मां बेटी को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारकर घायल कर देने की घटना फुल मोगरा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटी। घायल व्यक्ति का नाम लाखनी निवासी प्रिया एकनाथ लांडगे, उम्र 25 वर्ष है। शिकायत के आधार पर जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तिरोडा शहर के संत रविदास वार्ड में 2 लोगों के घरों पर छापा मारकर पुलिस ने शराब बनाने के लिए जमा कर रखा 3,180 किलो सड़वा महुआ जब्त किया। आरोपी का नाम रविदास वार्ड निवासी सलमा पठान, उम्र 45 वर्ष है। गोंदिया पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ग्रामीण थाने के तहत गुदमा गोंदिया अपलाइन पर पोल के बीच अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सिंगल टोली निवासी फिरियादी शिवचरण पतिराम बोरकर, उम्र 42 वर्ष की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चल रहे शराब अड्डों पर ग्रामीण और शहर पुलिस विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई कर अवैध शराब सहित लाखों रुपए का माल जब्त किया। आरोपी का नाम पूर्णाबाई प्रहलाद तांडेकर, उम्र 55 वर्ष है। गोंदिया पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध